मैं पहले आपको मेरा परिचय दूंगी। उसके बाद जो भी मेरी ये सक्सेस था इसमें कि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे दोस्त थे, मेरे गुरुजन थे, तो उनका मैं आपको परिचय दूंगी। तो इसके बाद ही हम अपने एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के बारे में शुरू करेंगे कि क्या एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यस, यस, वी विल डिस्कस ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपका मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम है प्रणाली रमेश पाटिल। मैं कोल्हापुर ज़िला महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा का ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक ग्रामीण बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं कह सकती हूँ। इस साल की मतलब यूपीएससी सीएपीएफ 2023, इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 225 ये है। और रिसेंटली मुझे सीआईएसएफ अलॉट हुआ है। तो मैं इसमें ये जो ज़्यादा बड़ा सक्सेस तो मैं नहीं मानती, लेकिन जो सक्सेस है एक छोटी सी जर्नी थी, इसका क्रेडिट मैं मेरे माताजी, पिताजी, मेरे बहन, भाई, दोस्त सभी जिनके वजह से मैं ये कर पाई, मेरे गुरुजी, इन सब को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। क्योंकि उनका रोल, मैं तो एक सिपाही थी, लेकिन जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे हमेशा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, वो लोग ये थे। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हम कुछ ठान लेते हैं ना, तो जो भी चढ़ाव उतार आते हैं उसमें हम खुद के भी मोटिवेटर रहते हैं। तो बुक्स जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उन बुक्स का भी बड़ा रोल होता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया था, जैसे कि बायोग्राफीज़ हो या ऑटोबायोग्राफीज़ हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम करती है। जब भी हमारे फेजेस डिप्रेशन के आते हैं या फिर हमें लगता है खुद पर कि हम कर सकते हैं या नहीं, तब कहीं ना कहीं मैंने सावरकर जी का बुक पढ़ा था, कहीं ना कहीं किरण बेदी जी का बुक पढ़ा था, महात्मा गांधी जी के, फिर भगत सिंह जी के। इन इन सब के जब हमें बायोग्राफीज पता होती है, तब हम हमारे जीवन में जब हमारा डाउनफॉल या फिर कोई एक हम कहते हैं कि जो स्टेबल स्टेट आती है, उसमें हम उनसे हम प्रेरित होते हैं और ये काम करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेती आ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस सक्सेस का क्रेडिट जाता है। तो ये था मेरा एक अल्प परिचय। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता सकूं, मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि कैसे रही मेरी जर्नी। तो मैंने 10वीं में ही डिसाइड किया था कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि स्टेट पीसीएस भी होता है, तो क्या बेटर रहेगा, स्टेट पीसीएस बेटर रहेगा या यूपीएससी बेटर रहेगा मेरे लिए। तो एनालाइज किया, एक बुक मेरे पापा जी ने मुझे ला कर दी थी, उसे से मैंने एनालाइज किया कि मैं किस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ। क्योंकि मैं पहले से ही स्पीचेस देती आ रही हूँ, पोएम्स बनाते आ रही हूँ, या फिर रीडिंग करते आ रही हूँ। इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी थी। तो इसके वजह से मैं हमेशा ही एक मतलब स्पॉन्टेनियस पर्सन रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे तब लगा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उसमें हमें हमारे स्किल्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये हम सबके डाउट्स लेंगे। एक बार ये सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपको आंसर्स देने ही वाली हूँ। उसमें अगर कवर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं होता है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो 10वीं के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी करने जाऊंगी, क्योंकि ये सेंट्रल सर्विस होती है, एक रिकग्निशन बहुत अच्छा होता है, और ऑल ओवर इंडिया में सर्व करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसी साइड से मेरे प्रयास चलते रहे। 11वीं 12वीं मैंने साइंस से किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो ज़िला था वो छोटा सा था, तो शहर छोटा था, इसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि पुणे में आकर प्रिपरेशन की जाए, और पुणे में आई। पुणे में मेरा एक ड्रीम था कि मैं एनसीसी में भी पार्ट लूँ। तो मैंने एनसीसी ने उसमें भी पार्टिसिपेशन किया। उसके साथ ही साथ कॉलेज के साथ साथ मैंने फाउंडेशन कोर्स लगाया था। यूपीएससी वाला फाउंडेशन कोर्स हमें तो पता है, लेकिन मैंने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला फाउंडेशन कोर्स लगाया था, जिसके कारण मैंने अपने मन में या फिर अपने अपने आप में बहुत सारे बदलाव पाए। जैसे कि स्पीच देना ये फर्निश्ड हो गया।
उसके बाद मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने डेवलप की, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के वक्त मैंने, हालांकि मैंने ज़्यादा पढ़ाई पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई पर डेडिकेटली फोकस नहीं किया, फिर भी एक कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो मेरे कॉलेज के वक्त ही डेवलप हो गई। यस सर, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ये करती हूँ, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो उसके बाद यस, तो मास्टर्स में मास्टर्स भी कर रही थी, उसके साथ मैंने प्लान बी होने के लिए मास्टर्स किया। और हालांकि ये 2023 वाला मतलब सेकंड अटेम्प्ट था, सीरियस सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें मेरा चयन हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस में यहाँ ये करती हूँ, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड जाएंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ सभी पढ़ाई करने वाले लोग हैं। तो ठीक है, तो पेपर वन के बारे में पहले तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम दो पेपर की होती है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में हमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, 125 क्वेश्चंस टोटल 250 मार्क्स पेपर वन के लिए होते हैं, और पेपर टू 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आती है फिजिकल टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा मेडिकल, और उसके बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिटर्न के बारे में। रिटर्न में पेपर वन के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपर वन की तैयारी कैसे की। देखिए, हम पहले से हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग सीडीएस या फिर डिफेंस ओरिएंटेड भी होते हैं। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की डिमांड अलग है और सीएपीएफ की डिमांड अलग है। हालांकि कुछ जीएस के सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन सीएपीएफ में क्या अलग होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सीएपीएफ में आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो एनडीए सीडीएस की तैयारी करती है उनको जनरल साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही सीएपीएफ में भी जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए मैंने 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले मैं आपके सारे क्वेश्चंस बाद में डिस्कस कर लूँगी। पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो बताने दो मुझे, और बाद में कुछ समय दिया जाएगा आपको, वो उसमें आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो साइंस एक पहला सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी दूसरा सब्जेक्ट होता है। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th की दोनों एनसीईआरटी और 12th की भी, जब मेरा टाइम बच गया था तो 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है ज्योग्राफी या फिर कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं सजेस्ट करूँगी उनको कि 6 से लेकर 9 तक भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम पाते हैं वो 9 से लेकर 12 तक के ज्योग्राफी में से हम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो साइंस ज्योग्राफी ये दो पिलर्स हैं। उसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ये बुक है। 3 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए। इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ रहा है, तो हमें इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन भी करना चाहिए। सॉरी, यस। तो मैं साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये सब्जेक्ट हमें परफेक्ट करने ही करने हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी लानी है। अब बात करती हूँ मैथ्स के सब्जेक्ट्स की। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक था, तो और हिस्ट्री की, मैथ्स और हिस्ट्री, मुझे मैथ्स के बारे में मेरे साइड से मुझे पता था कि मैथ्स कहीं ना कहीं मेरा वीक है, तो मैंने वो लास्ट में रखा था। पता है कई लोग ये भी करते हैं कि मैथ्स पहले रखते हैं क्योंकि वो टफ होता है तो पहले प्रैक्टिस करके लेते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले में जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है जिसमें कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट ले सकूँ, ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे सब्जेक्ट पर मैं ध्यान देती थी पहले। ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, सारी चीज़ें परफेक्ट करके ले ली। मैथ्स मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि वो ज़्यादा समय खाने वाला है मुझे पता था, और मैंने सोचा था कि अगर मैं
सारे सब्जेक्ट्स करने के बाद ही मैं मैथ्स लूँगी, ठीक है। तो मैथ्स लास्ट में रखा था। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री मुझे पता था कि हिस्ट्री कहीं से भी आ जाता है, उसका कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री का सिर्फ थीम्स पढ़ा था। ट्वेल्थ के जो 12th एनसीईआरटी के जो थीम्स आते हैं, 3 पार्ट होते हैं, वो वही पढ़े थे। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो ही मैं स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाली थी, क्योंकि कहीं से भी पढ़ूँ, जितना हम इनपुट हिस्ट्री में देते हैं उतना आउटपुट आता नहीं। कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं वो हमें हार्म कर जाता है, हमारा जो प्रीशियस टाइम होता है प्रिपरेशन का वो उसमें चला जाता है। तो मैंने मैथ्स और हिस्ट्री लास्ट में रखे थे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने अलग से की थी। बाकी पेपर 1, मतलब पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स आता है वो पेपर 2 से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि पेपर 1 में 1 लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक 1 लाइनर मैगजीन जो 32 पेजेस की आती थी वो मैंने रीड की थी। हालांकि हमें करना पड़ता है, फैक्चुअल ज़्यादा होती है तो बार बार पढ़नी पड़ती है। बार बार जब हम पढ़ते हैं वो मैगजीन, तब ही हम उस फैक्ट्स पर या फिर जो भी चीज़ें उन पर कमांड पा सकते हैं, ठीक है। तो पेपर वन का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। आपको पता है कि यूपीएससी एक पेज पर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन प्रिंट करती है और दूसरे साइड पर हिंदी मीडियम में भी करती है। लेकिन पेपर 2 में बात ये होती है कि पेपर 2 में आप ऐसे हिंदी लिख सकती हो, लेकिन पूरा पेपर, बाकी आर्गूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो इंग्लिश में ही लिखने पड़ते हैं। तो पेपर 1 का जो सीएपीएफ का पैटर्न रहता है, अगर आप सीएपीएफ का डेडिकेटली पढ़ाई करते हो तो आपकी सीडीएस और एनडीए पूरी निकल जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीएपीएफ के क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड साइड पर आते हैं, लेकिन सीडीएस या एनडीए के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 लाइनर आते हैं, ईजी होते हैं। तो यही बुक्स जो मैंने बताए, यही जो सब्जेक्ट्स बताए, वही सब्जेक्ट्स उसी पेपर में आएंगे, यही बुक्स आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये थी मेरी पेपर 1 की कि पहले आप, अगर समझो मैं ज्योग्राफी पढ़ने जा रही हूँ तो उसके लिए मैं पहले पीवाईक्यूज देखूंगी अच्छे से, क्योंकि एक मार्केट में एक बुक मिलता है प्रशांत जगताप सर का, जो पीवाईक्यूज सारे इकट्ठा देते हैं। समझो अगर ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी के जो सब टॉपिक होता है उस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो उस बुक में, यस, कोई भी पब्लिकेशन का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रशांत जगताप सर की यूज़ करी थी। क्या होता है, उससे हमारा टाइम बच जाता है। ज्योग्राफी में भी कुछ पार्ट होते हैं, उस पार्ट से स्पेसिफिकली जब क्वेश्चन आता है तो हम वो पढ़ाई कर सकते हैं उससे। समझो अगर ज्योग्राफी से फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर मैं पढ़ने जा रही हूँ 11 का, तो मैं क्या करूँगी, उसी पीवाईक्यू के बुक से वो टॉपिक के पीवाईक्यू सारे देखूंगी। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सारे देखने के बाद ही मैं आगे इसमें जाऊँगी, पढ़ाई करने के लिए जाऊँगी, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखना इज़ द मस्ट फॉर पेपर 1। पीवाईक्यू देखना ही है और फिर बाद में पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ोगे तब भी पीवाईक्यू देखना है। जब आपको वो स्टेज आनी चाहिए जिस स्टेज पर आपने 10 बार पीवाईक्यू पढ़ा है और आपको याद आ रहा है कि हाँ, मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो उस साल क्वेश्चन पूछा है और अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। ये स्टेज कब आएगी, जब वही कंटेंट आप बार बार पढ़ोगे और पढ़ने से पहले आप वही कंटेंट के ऊपर जो पीवाईक्यूज है वो देख लोगे। तो पीवाईक्यूज का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखना है, फिर उसको पढ़ना है। तो ये सब 6 महीने में आप कर सकते हो। 6 महीने के बाद आप आप 6 महीने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो और आपका नॉलेज चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ कहूँगी पीवाईक्यू, रीडिंग, रिवीजन और टेस्ट, ये कुछ पिलर्स है आपके पेपर 1 के प्रिपरेशंस के लिए। अगर ये साइकिल आप रिपीट करते हो तो आपकी पीवाईक्यू में अच्छे मार्क्स बनने की संभावना होती है। आगे बात करते हैं हम पेपर 2 की। तो पेपर 2 का पैटर्न ये रहता है, आपको 4 एसेज लिखने होते हैं, 2 आर्गूमेंट्स लिखने होते हैं, 2 रिपोर्ट्स लिखने होते हैं, एक प्रेस से, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है और फिर ग्रामर होता है। तो ऐसे आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन आर्गूमेंट, रिपोर्ट ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि पेपर 2 ये आपका नॉलेज भी चेक करता है और आपका इंग्लिश भी चेक करता है। तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज भी स्ट्रांग होना चाहिए और इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए।
तो पेपर 2 के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड, क्योंकि वो बहुत बल्कि होती है, हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या पॉलिटिका एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया या फिर कोई करंट अफेयर्स में अगर न्यूज़ चल रही है एनवायरमेंट रिलेटेड वो हो गई या फिर सोशल इशू हो गया, ये जो चीज़ें होती है उस पर ऐसे आते हैं, हमें पूछते हैं यूपीएससी से। तो हमें विजन पेपर 2 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, हमें वो पढ़नी चाहिए और लगातार हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए ताकि हम समझ सके कि स्टार्ट कैसे लेते हैं, एंड कैसे करते हैं। अगर ऐसे हो तो ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है। हमें पेपर 2 की एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या? मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि हर रोज़ हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमारा पेपर 2 की वोकेबलरी भी बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ पेपर 1 की कुछ अगर फैक्ट्स मिले तो वो फैक्ट्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों साथ कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए मैं कहूँगी न्यूज़पेपर इज़ द मस्ट। न्यूज़पेपर में आप न्यूज़पेपर में आप अब ऐसे कैसे लिखना चाहिए, तो न्यूज़पेपर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। समझो अगर इंडियन एक्सप्रेस पेपर है तो इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स में क्या करना है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया है, कोई न्यू वर्ड यूज़ किया है क्या, कोई टर्म यूज़ की है, वो हम नोट डाउन करेंगे। कोई कोट होता है, फ्रेज होता है, वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या होता है, ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन बॉडी लिखो और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और बॉडी में कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो यूज़ करने कैसे कैसे करते हैं वो लोग, ये हम पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, तो हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो पेपर 2, हाँ ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करना, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसके पास नॉलेज है। उसके साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी डाल सकते हैं हम हमारे एविडेंस के मुताबिक। तो ये सब ऐसे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए मैं कहूँगी आपका जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा डेली पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ पढ़ते जाओ, और वो भी सिलेक्टिव पढ़ो, सारी बातें नहीं पढ़ने हैं। आपका न्यूज़पेपर 1 घंटे में पढ़कर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, उससे भी कम समय लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा। कोई आर्टिकल हो तो आप वो आर्टिकल के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन डेली नोट्स नहीं बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको विजन का मैंने बताया, विजन का मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। और प्रैक्टिस, पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जनवरी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वीकली आप ऐसे लिखो, लेकिन मैं से आपको यस, कोचिंग तो मैंने ली थी, क्योंकि इतना कोई एजुकेटेड नहीं था मेरे बैकग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं मिस डायरेक्शन ना हो, इसलिए मैंने कुछ गाइडेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने पुणे में ही कोचिंग ली थी। लेकिन आप अगर इसमें कोई सीनियर आपको है जो बता सकता है कि ये चीज़ ऐसी करनी है, कोचिंग लेने के बावजूद भी मेरे पास एक सीनियर थे, उनके सजेशन के उनका सजेशन मुझे था, हमेशा मैं उनके कांटेक्ट में थी, उसके वजह से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि अगर कोचिंग भी लेते हो तो आपको इस तरह से लेनी है जो आपको पर्सनली मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोचिंग लेने के बावजूद भी आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो फिर अब मुझे लगता है उसका फ़ायदा थोड़ा कम होगा। आपको एक मेंटर चाहिए जो हमेशा कोई भी आपकी अगर शंका है या फिर कोई डाउट है वो क्लियर करने के लिए एक मेंटर चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पास वैसे मेंटर थे, ऐसे के स्ट्रक्चर बताने के, वर्ड लिमिट फॉलो करनी है हमें, तो ये आप पेपर 2 का जो प्रैक्टिस है वो मई से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मई से वीकली टेस्ट देने हैं, लगभग 10 से 12 आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं। तो आप किसी वीकली लिखो या फिर 4 दिन में एक बार लिखो, लेकिन 10 से 12 आखिर तक आपको लिखने ही है। अब नोट्स बनाने के लिए मैं बताती हूँ कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स आपको पहले इसमें नहीं करनी है। ठीक है, पहले रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले रीडिंग में आपको सिर्फ समझ के लेनी है चीज़ों को, कैसी चीज़ें होती है, क्या है वो कंसेप्ट, क्या है। दूसरी रीडिंग में आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना शुरू हो जाएगा। तीसरी, चौथी और 5th टाइम जब आप पढ़ते हो और जो चीज़ें आपको उस टाइम लगती है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आ सकती है
और एग्ज़ाम में मैं भूल सकती हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं वही हम नोट्स में लिखते हैं। पर्सनली मेरा कहूँ तो मैं अलग से नोट्स की बुक नहीं रखती थी, मैं बुक में ही अलग पैराग्राफ के बाहर मैं लिखती थी। कोई कीवर्ड हो तो कीवर्ड बाहर लिखती थी, क्योंकि PYQ उसी से आया होता था। अब ये आपको नॉलेज कब आएगा, ये स्किल कब आपको प्राप्त होगी, जब आप आ, हर रीडिंग से पहले PYQ देखोगे, तभी आपको समझ में आएगी कि अगली बार यूपीएससी क्या पूछ सकती है। तो उसके मुताबिक आप नोट्स बना पाओगे। कब, जब पढ़ते हो। तो मैं वैसे ही करती थी, बुक के अगर साइंस का कोई चैप्टर, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो उसमें से कीवर्ड है वो साइड में लिख दो। ऐसे नोट्स बना सकते हो। और पेपर 2 के लिए नोट्स बनाने की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेक्शंस बनाओ। एक नोटबुक ले लो 100 पेजेस या 200 पेजेस की, तो उसमें सेक्शंस बनाओ। 10 पेजेस विमेन एम्पावरमेंट के लिए, 10 पेजेस साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, 10 पेजेस एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ के लिए, 10 पेजेस जो भी है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन के लिए। ऐसे सेक्शंस बनाओ, और उसमें कोई कोट मिला, कोई फैक्ट मिली, या फिर कोई डाटा की इंफॉर्मेशन, डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी मिले वो आप उसमें पुट कर सकते हो। तो ऐसे पेपर 2 के लिए नोट्स बनाओ। और पेपर 1 के लिए मैंने कहा कि आप बुक में भी बना सकते हो, या फिर जो चीज़ें आप भूल जाते हो और फिर भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें आप नोट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे, यस, मैंने ऐसे इंग्लिश में लिखे थे। इतना इंग्लिश तो आपका होना चाहिए कि आप ऐसे इंग्लिश में लिख पाओ। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है। तो हर क्वेश्चन हमें पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए तो आप एक स्ट्रैटेजी मतलब प्रैक्टिस से आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले एक पूरे राउंड पेपर, एक 125 क्वेश्चन थे, तो 125 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आते हैं वो तुरंत मार्क कर देती थी मैं। और बाद में एक सेकंड साइकिल लगा देती थी। उस सेकंड साइकिल में जो 50-50 वाले, जो कन्फ्यूजन वाले हैं, वो मैं ट्राई करती थी कि वो मैं सॉल्व कर सकूँ। और थर्ड साइकिल में मैं डिसाइड कर रही थी कि ये करना है या नहीं। तो मैं 2 और 3 साइकिल कर रही थी पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए क्वेश्चन का टाइम हमें डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि हम पेपर 2, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंज होता है कि पेपर 2 टाइम में सॉल्व कर सके। तो ऐसे के लिए मैं कहूँगी 15 मिनट का आपको टाइम स्लॉट रखना चाहिए दिमाग में। 15 मिनट में एक ऐसे, अगर ऐसे डिसाइड करते हो तो तभी आपका 17-18 मिनट लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। तो ऐसे के लिए 15 मिनट, आर्गुमेंट के लिए मैं तय करती थी 15 मिनट, क्योंकि वो भी लेंदी होता है। रिपोर्ट के लिए मैं 7-8 मिनट रखती थी। प्रेसे के लिए 10 मिनट लगती थी। कॉम्प्रहेंशन के लिए 15 मिनट रखना है। ग्रामर के लिए 15 मिनट रखना है। तो ऐसे करते हम, जितना करना है उससे कम टारगेट रखना है। जैसे कि अगर हमारे पास 18 मिनट है एक ऐसे के लिए, तो मैं 15 मिनट का तय करती थी, ताकि 18 मिनट में अपने आप वो आता है। तो ऐसा करना है। कोचिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो आप, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ की कोचिंग आपको मिल रहे हैं। लेकिन वो भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पूरी तरह से कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है। हमारे खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा खुद का प्लानिंग होना चाहिए कि आने वाले समय में भले ही कोचिंग में सिर्फ पॉलिटी का मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं खुद से, पॉलिटी मेरा ख़त्म होना चाहिए उनका मॉड्यूल ख़त्म होने से पहले। क्योंकि क्या होता है, कोचिंग में क्या करते हैं वो, पूरे एवरेज लोगों को सिखाने के हिसाब से अपना प्लानिंग रखते हैं, तो धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं होता। अगर वो 3rd चैप्टर पर है तो हमारा 6th चैप्टर चल रहा होना चाहिए पॉलिटी का। तो लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, आप खुद का प्लानिंग फॉलो करिए, तभी कोचिंग आप लगा सकते हो। तो हमारा ये रिटर्न के बारे में मुझे लगता है बुक लिस्ट हमने ये की, PYQs के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। अब PET के बारे में थोड़ा सा ये करते हैं। तो PET में आपको फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, सी सेट यहाँ तो सी सेट नहीं होता, लेकिन मैथ्स होता है।
सीसेट, यूपीएससी में सीसेट होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रहेंशन और टफ काइंड ऑफ मैथ्स आते हैं। यहाँ सिर्फ मैथ्स आते हैं और कॉम्प्रहेंशंस नहीं होते जैसे सीसेट में होते हैं छोटे छोटे। 15 से 16 क्वेश्चंस मैथ्स पर आते हैं यहाँ पर। इसके लिए एक कोई भी आप एसएससी का मैथ्स जो बुक होता है, मैंने एक लिया था शायद ग्रीन कलर का कुछ, एसएससी मैथ्स करके एक बुक मिलता है, उसमें आपको हर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो टॉपिक होता है उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस टाइप अलग अलग होते हैं, तो वो टाइप के अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स के लिए। वैसे तो फॉर्मली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन पहला अटेम्प्ट हम सबको पता है कि मैं मतलब मैं एलिजिबल भी नहीं थी उस वक्त मैंने दिया था। वैसे वो सीरियस सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। इसमें पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन और भी है। यूपीएससी की पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करें। ठीक है, तो पहले तो आपको एनालाइज करते वक्त ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से सब्जेक्ट का पीवाईक्यू है। मैंने पहले तो ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ऑफलाइन कोचिंग लेने के बाद मैंने खुद से मतलब वो तो सीएससी के लिए कोचिंग ली थी मैंने, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सीएससी के लिए मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है, मुझे मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्योंकि सीएपीएफ की एज लिमिट 25 एज तक होती है, मैंने सोचा कि पहले हम सीएपीएफ का पढ़ाई करें और फिर जब सीएपीएफ क्लियर होता है तब सीएससी का कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया सीएपीएफ के लिए, माइनर चेंजेस करके यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के। यस, अच्छा है तो उसका मेंस में इफेक्ट पड़ता है। राइटिंग में समझ रही हूँ कि आप वो हैंड राइटिंग के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छा पड़ता है, मतलब वो एग्जामिनर होता है ना, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए, उसके उसके ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता पढ़ते वक्त, तो कहीं ना कहीं वो क्या होकर हम कह सकते हैं कि हैप्पी होकर मार्क्स देते हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है और फिर आपके मार्क्स काट दिए जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज चेक करना है। हैंड राइटिंग ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, अगर लीजिबल है, रीड कर सकते हैं वो, तो मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये हो गई बात। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी कोई पूछ रहा है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी, तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी बताती हूँ, और पैनिक का भी एक क्वेश्चन आया वो भी बताती हूँ। पैनिक वाला क्वेश्चन, रिवीजन वाला क्वेश्चन और शेड्यूल वाला क्वेश्चन अभी हम ले लेंगे। पैनिक का, हाँ मेरा पहला अटेम्प्ट जो था 22 वाला 2022 का, उसमें मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की थी, अच्छा वेल प्रिपेयर्ड भी थी, लेकिन व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम I got panicked. At that time I followed the strategy which मतलब मैंने जो पहली यूज़ नहीं की थी वो स्ट्रेटेजी अचानक से मैंने यूज़ की। तो पैनिक नहीं होना है, इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने क्या किया, पेपर सामने आने के बाद मुझे लगा हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, क्वेश्चन तो सब मैंने किए हुए सोर्सेस में से आ रहे हैं तो मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा लगा मुझे, मैं कर रही थी। लेकिन अचानक से मैंने क्या किया, जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो नहीं की थी जब मॉक देती थी, तो अचानक से वो जैसे कि ABC वाली एक स्ट्रेटेजी होती है सॉल्व करने की, ठीक है इसको मैं स्टार बनाती हूँ, इसको मैं, तो पैनिक की वजह से हम गलत कर सकते हैं और ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन उससे सीख न लेना ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं पैनिक हो रही हूँ, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे बस की बात होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ हमेशा, जब ऐसी चीज़ आती है कि मैं पैनिक हो रही हूँ, तो क्या करना है, हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती है, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो हमें सामने वाला सब दिखता है कि हम ये होगा वो होगा। रिलैक्स, जस्ट चिल, एक लॉन्ग ब्रेथ लेना है हमारा, या फिर हम प्राणायाम कर सकते हैं। मैं करती थी प्राणायाम, हॉल में है, कोई देख रहा है देखने दो, प्राणायाम करती थी। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और जो करना है उस पर हम फोकस करते हैं, ना कि नहीं किया तो क्या, उसकी इफेक्ट्स के बारे में हमें नहीं सोचना है। हम पैनिक क्यों होता है पता है क्या, हम पैनिक क्यों होते हैं, हमें लगता है कि अगर हार गए तो क्या होगा, और जो इंसान हार को डरता है वो इंसान मतलब उसकी पोटेंशियल हमें वो और भी हारता जाता है।
ऐसे एक हम कहते हैं ना। तो हमें हार के बारे में डरना नहीं है, हार गए तो हार गए चलेगा, लेकिन उस टाइम हमें दिमाग को शांत रखना है। हमारे सामने हमारा पेपर, हमारा जो भी परफॉर्मेंस है वो है। पेपर के समय पेपर, पीईटी के समय पीईटी, या फिर इंटरव्यू के समय इंटरव्यू। सिर्फ डीप ब्रीथ लेना है, छोड़ना है, प्राणायाम करना है, और अ, वो कहते हैं ना, फल की अपेक्षा मत करो। तो फल के बारे में नहीं सोचना है, जो आएगा आउटकम वो आता ही रहेगा। हमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डू योर ड्यूटी, okay, do your best, do your duty. Other than this you can't do anything, you can't change your past, you can't change your future, you just have to do your duty on this time. तो अभी वही करना है, जो आपके सामने है वही करो। बाकी जो होगा, जो फल होगा, अगर आप डिजर्व करते तो मिल ही जाएगा, एक ना एक दिन तो मिलेगा ही। ये आपको सोचना पड़ेगा और आप खुद को संभालना पड़ेगा उस समय, ठीक है। दूसरी चीज़ थी शेड्यूल के बारे में, रिवीजन के बारे में, सॉरी। तो रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी होती है, पहली रीडिंग सिर्फ समझने के लिए करो, कौन से टॉपिक्स है, क्या है, ये हमारे जो सिलेबस है उसमें से किस सेक्शन का ये टॉपिक है। अच्छा, तो वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट रीडिंग होती है। उसके बाद मैं करती थी कि मैं मेरा 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ती थी। समझो मैं ज्योग्राफी, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मुझे बोर नहीं होता था, तो ज्योग्राफी में पढ़ती थी, उसके साथ थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट रखती थी। समझो अगर साइंस है तो ज्योग्राफी और साइंस, या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री, ऐसी 2-2 सब्जेक्ट हर दिन में पढ़ती थी। एक टारगेट रखती थी कि आज ठीक है 50 पेजेस पढ़ने हैं, 60 पेजेस पढ़ने हैं, ओके। तो ऐसा मैं रखती थी। एक बार मेरा एक महीना में मेरे शेड्यूल जो थी, एक महीने का बनाती थी, उसमें से 15 दिन में अगर मेरा एक सब्जेक्ट होता है, 15 दिन में दूसरा सब्जेक्ट होता है, तो अगले महीने में मैं फिर से वो साइकिल रिपीट करती थी। और बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो मैं श्योर करती थी कि मेरी 4 से 5 बार रिवीजन हो गई हो, ठीक है। मैं इसके बाद मेरे शेड्यूल पर आऊँगी, फिर ग्रुप और फिर इंटरव्यू के बारे में आऊँगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम आने से पहले मेरे 5-6 रिवीजन होने चाहिए, ऐसा मैं तय करती थी। उसके मुताबिक पहले वीकली रिवीजन करो, फिर मंथली रिवीजन करो, और फिर हर मंथ वो सब्जेक्ट आपके नज़रों से गुजरना चाहिए, ठीक है। कोई सब्जेक्ट ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि आप 3 महीने हो गए और फिर भी उस सब्जेक्ट पढ़ के बहुत दिन हो गए आपको। तो आपको ये तय करना है कि वीकली, मंथली, और 2 और 3 महीने के बाद आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। ये मेरा शेड्यूल, मतलब ऐसे शेड्यूल में कभी ऐसा नहीं है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ऐसा शेड्यूल कभी भी मत बनाए जो 7-6 बजे उठेंगे, 7 बजे नाश्ता करेंगे, 12 बजे फिर खाना खाएंगे, 2 बजे सोएंगे। ऐसा शेड्यूल नहीं होता। शेड्यूल हमारा सब्जेक्ट के वाइज होना चाहिए। पॉलिटी के लिए 15 दिन लूँगी, ज्योग्राफी के लिए 8 दिन लूँगी, ऐसे डे वाइज हमें शेड्यूल करना है, ठीक है। और वो रिपीट करना है। एक बार शेड्यूल बन गया ना, फिर समझो अगर पहला शेड्यूल हमारा 3 महीने का बन गया है, तो वही साइकिल हमें रिपीट करनी है। तो लेकिन वो साइकिल 3 महीने में नहीं, वो साइकिल 2 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। फिर वही साइकिल फिर थर्ड टाइम वो 1 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, डिफ़िकल्ट है तो करना ही पड़ेगा सर। तो इतना मतलब, अब पोस्ट भी बड़ी है ना, पोस्ट भी आप क्लास 1 कैडेट की मिल रही है, तो इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और क्या करना है, पढ़ाई करते समय अगर आपको बोर हो रहा है, तो मैं करती थी, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपको सीधा स्टडी म्यूजिक, यूट्यूब पर स्टडी म्यूजिक मिलते हैं, सदा ईयरफोन्स डालो और स्टडी म्यूजिक लगाओ और फिर पढ़ते जाओ। कभी कभार अच्छा लगता है, वो न्यू लगता है कुछ, तो स्टडी म्यूजिक से हमारा मन भी लगता है। कभी कभार आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर आपको बोर हो रहा है, तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो बीच में, 1-2 दिन के आप नोट्स बना सकते हो, कुछ अलग चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि हमारे इतना वाइड सिलेबस है ना, ये सिर्फ हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है, ओके। नहीं, मैं मन ही मन में पढ़ती हूँ, क्योंकि वही एक मैच्योर लेवल की पढ़ाई होती है। बोल बोल के पढ़ाई की अभी लगता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में हमारे दिमाग में, या फिर हमारे दिमाग में नहीं रहती, वो एग्ज़ाम के टाइम हमें याद नहीं रहता। तो मन ही मन जितना पढ़ते हो वही प्रोडक्टिव स्टडी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो सभी के पास आएगा, लेकिन उसको हमें क्या उसके लिए हमें बहना नहीं है वो डिस्ट्रैक्शन में। हमारा गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें इतना, हमारे पास अभी ये अक्टूबर महीना चल रहा है,
तो हमारे पास इतने इतने महीने हैं, इतने महीनों में मेरे 5-6 साइकिल्स होने चाहिए, 5-6 साइकिल्स रिवीजन के होनी चाहिए, तो एक सब्जेक्ट खत्म करने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे, इतना माइक्रो प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास। और ये महीने पर है, डे वाइज प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद वो जो खुशी मिलती है कि आज मैं 4 चैप्टर कर पाई, तो ये खुशी एज अ मोटिवेशन आपके लिए काम करती है। मैं हमेशा मैं खुद के लिए भी कहती हूँ कि कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई भी रील, कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करके आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। आपको मोटिवेशन खुद के पढ़ाई से मिलने वाला है। अगर आपने जो डिसाइड किया है वो आज कंप्लीट करते हो, वो आज पढ़ते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ही, कल लगेगा ही अपने आप कि हाँ आज थोड़े से ज़्यादा पढ़ सकूँ मैं। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई यही आपका मोटिवेशन है, ये आप समझ लो। तो इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन तो हमें नहीं करना है। अगर आपको लगता है ना आज मन नहीं कर रहा, सिलेबस, हाँ मैं कह रही थी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव थिंक लो। क्योंकि क्या होता है, हम समझो अगर हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो, तो हमारे लिए उसी वक्त हमारे पास ज्योग्राफी है। ठीक है, आज ज्योग्राफी उठा लेते हैं, आज पढ़ने का मन ही नहीं है। ठीक है, आज ऐसे की प्रैक्टिस करो, राइटिंग करो आज। ठीक है, आज वो भी मन नहीं है तो आप पीवाईक्यू लेके बैठ जाओ। मेरा कहना है कि आप ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका पढ़ाई से टच हट गया है। ठीक है, आज पढ़ने का मन नहीं है, कुछ राइटिंग करो। राइटिंग करने का मन नहीं है, ठीक है पीवाईक्यू देख लो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। वो क्या कहावत है ना, दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो क्राउल करो, क्राउल ना कर सको तो सिर्फ अपने खड़े, मतलब स्टॉप नहीं करना है, सिर्फ आगे जाते रहना है हमें। आज वही सेट जो मैं खुद भी करती थी, क्योंकि हम सब इंसान होते हैं, 12-12 घंटे तो हम पढ़ नहीं सकते। एटलीस्ट 8 घंटे 8 घंटे प्रोडक्टिव देने ही है हमें। तो इसके लिए कहीं से भी लगाओ, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, ऐसे करो। 2-2 घंटे के 4 स्लॉट करो, या फिर 6 घंटे का पूरा सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक स्लॉट, और फिर 2 घंटे बीच में ऐसे निकाल सकते हो। या फिर मेरे जैसे कि मैं 9 बजे बैठती थी रात में पढ़ाई करने के लिए, तो डायरेक्टली 4 बजे उठती थी सुबह। एक स्लॉट बनाओ। और मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है कि बिल्कुल, तो इंटरव्यू पर मैं आऊँगी कि आपको अगर आप पढ़ाई के लिए एक साथ ज़्यादा देर बैठते हो, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव हो ही जाती है। अब मैं बात करती हूँ इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए आपको ये वही सेम सीएससी वाला पैनल होता है। सीएससी में 5 लोग होते हैं, ये 4 लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए। यस, मैं स्ट्रैटेजी के टॉपर के वीडियो देखती थी। कहीं ना कहीं मैं खुद को मोटिवेट करने, हम कहते हैं ना जो हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए मैं टॉपर्स की वीडियो देखती थी। कई बार मैं सजेस्ट करूँगी कि टॉपर्स की सारी बातें, मतलब कई बार ये होता है ना, टॉपर्स भगवान नहीं होते, उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होती है। वो गलतियाँ वो बताते नहीं, बहुत सारे लोग बताते नहीं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि उसका तो सब अच्छा चल रहा था, मेरा वैसा चल नहीं रहा है, तो क्या मैं कैपेबल हूँ या नहीं। तो उसी तरह से हमें चलते रहना है, हमें करते रहना है। कुछ गलतियाँ हो तो एक्सेप्ट करना है। तो इंटरव्यू पर आती हूँ। इंटरव्यू में सीएससी के जैसे ही इंटरव्यू सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसका। हमारा 25 मेरा इंटरव्यू 25 मिनट चला था। मैंने बाइलिंगुअल इंटरव्यू दिया था। तो पहले मैं गई, 6 जून को मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे हॉबीज़ थी पोएम राइटिंग, मैंने राइफल शूटिंग कर रखा था। एक डैफ होता है, हमें डैफ भरना होता है, उस डैफ में हमें प्रेफरेंसेस देने होते हैं, ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आप रिटर्न पर फोकस करिए। तो ये चीज़ें जो थी मैंने अपने लाइफ में की थी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने मेरे डैफ में भरी थी, और उस पर ही मेरा सब इंटरव्यू चला था। तो वो और ये सही, सब कहते हैं ना, ये सही है कि आपका नॉलेज चेक होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। नॉलेज तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटर्न में उन्होंने चेक की होती है। तो पहले मैं अंदर गई, मैंने सबको नमस्ते जो गुड आफ्टरनून बोला, क्योंकि मेरा आफ्टरनून स्लॉट था। तो सर ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं प्राणायाम करती थी जब भी मैं पैनिक होती थी या फिर मुझे थोड़ा सा प्रेशर आता था, स्ट्रेस आता था, तो मैं बाहर में प्राणायाम कर रही थी। वो एक यूपीएससी के मेंबर ने देख लिया था अंदर जाते वक्त। तो वो मैम ने देख लिया, मैम जाकर, मतलब मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद बताया होगा। तो पहला क्वेश्चन यही आया कि व्हाट वर यू डूइंग आउटसाइड। मैंने उनको इंग्लिश में बता दिया कि सर आई वाज डूइंग सम मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग्स फॉर रिलीविंग माय स्ट्रेस एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, इस तरह से। तो वो खुश हुए, गुड, वही वो खुश हुए।
तो उन्होंने बाद में मुझे पूछा कि आपको ओल्ड मराठी मूवीज़ देखना पसंद है तो क्यों ओल्ड मराठी मूवीज़ ही क्यों, न्यू मराठी मूवीज़ क्यों नहीं। तो मैंने उनको डिफरेंस बता दिया है कि सर न्यू मराठी मूवीज़ भी अच्छी है, लेकिन ओल्ड वाले में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बचपन की यादें उससे जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं मैं रिलैक्स फील करती हूँ जब मैं वो ओल्ड मराठी मूवीज़ देखती हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप पोएम्स भी करती हो, तो कौन से सब्जेक्ट पर करती हो। तो मैंने कहा कि मैं किस हालांकि मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अगर मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करती हूँ तो मोटिवेशनल पोएम्स लिखती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी कोई सोशल सिचुएशन देखती हूँ तो उस पर भी अगर मुझे कोई आइडिया आते हैं तो मैं उस पर भी करती हूँ। तो उन्होंने पूछा रिसेंटली आपने किस सोशल सिचुएशन पर किया है। मैंने कहा अभी जो किसानों की सुसाइड्स होती है, फार्मर सुसाइड, उसके बारे में लिखा। तो उन्होंने पूरा सब्जेक्ट, पूरा इंटरव्यू मेरा, मतलब मैं कहूँगी कि 30-35% जो इंटरव्यू वो फार्मर्स के बारे में चला। तो उन्होंने कहा क्यों फार्मर्स की सुसाइड ही क्यों आप इशू करते हो उसका, बाकी स्टूडेंट्स भी सुसाइड करते हैं या फिर बिजनेसमैन कॉमन मैन भी सुसाइड करते हैं, फार्मर्स की सुसाइड का एक इशू क्यों बना है। मैंने कहा मैंने खुद फार्म में काम किया है, खेती में काम किया है सर, मैं जानती हूँ कि उसके पीछे कितना कष्ट होता है। जितना हम कष्ट करते हैं उतना हमें बेनिफिट नहीं होता, रिटर्न नहीं मिलता उसके वजह से। तो वो भी उस पर भी खुश हो गए। फिर दूसरे मेंबर ने दूसरे मेंबर ने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है आपने राइफल शूटिंग की है, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो फिर आपने उसमें करियर क्यों परस्यू नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि ज़्यादा जनरल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे और मुझे मेरे आंसर भी बहुत जनरल जा रहे थे। लेकिन मार्क्स देखने के बाद, हालांकि मुझे इंटरव्यू में 112 मार्क्स 112 मार्क्स मिले आउट ऑफ 150, तो ये इतने बुरे भी नहीं है, तो अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं इसको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे आंसर जनरल थे, ऑनेस्ट थे, इसकी वजह से उनको पसंद आ गए होंगे। मैंने कहा सर करती, लेकिन मेरा यूपीएससी ये डिसाइड था, और यूपीएससी डिसाइड होने की वजह से मैंने सोचा कि पहले जो डिसाइड किया वो हमें करना चाहिए और बाद में ओके स्टडी ऑफ स्लॉट, ओके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो लेट मी फिनिश माई इंटरव्यू स्क्रिप्ट। देन उन्होंने ठीक है, मैंने कहा कि यूपीएससी में डिसाइड किया था और अगर सर्विस में जाने के बाद मैं सोच लूँगी। ऐसे आए फिर उसी राइफल शूटिंग को उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, कहते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, एक राउंड टेबल चेयर होती है। हाँ, और एक बात ऐसी भी पूछी जाती है कि मॉक और रियल इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है। तो यही कि मॉक में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, रियल इंटरव्यू इज़ वेरी डिफरेंट। आपको वहाँ बहुत, मतलब जितना डराया जाता है मॉक्स में उतना वहाँ डरावना माहौल होता नहीं है, वो बहुत कैजुअली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन्होंने ये भी पूछा कि ये राइफल शूटिंग तो आप शूटिंग में माहिर होंगे, तो एक केस स्टडी दी, उस केस स्टडी पर क्वेश्चन पूछा। और लास्ट वाले मैम ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो मुझे बहुत ट्रिकी भी लगा और ऐसा लगा कि हाँ शायद वो चेक करना चाहती कि सच में मैंने ये काम किया है नहीं खेती में। तो उन्होंने पूछा कि अगर एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, फिर भी किसान के तौर पर, किसान के रूप में हमेशा मेल क्यों दिखाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा मतलब स्माइल किया, रुकी, और मैंने बताया कि मैम उसके पीछे दो कारण हैं, एक हमारा पैट्रियार्की वाला रीज़न, और दूसरा ये भी है कि जो खेती में काम किए जाते हैं वो काम ज़्यादा मस्कुलिनिटी वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मस्कुलिन पावर लगती है, तो उसके वजह से वो किसान दिखाया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ, तो चेयरमैन सर ने पूछा कि कोल्हापुर की जो मटन है उसकी रेसिपी बताओ। तो मैंने ऑनेस्टली कह दिया सर बताना पसंद करती, लेकिन मैं वेज हूँ। तो वो बहुत ज़ोर से हंसे, सारे लोग हंसे। हाँ, उसके पहले जो मैम ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने जो आंसर दिया उसके बाद मैम ने थोड़ा सा मतलब वंडर किया था। मुझे नहीं लगा कि वो पॉजिटिवली था या निगेटिवली, लेकिन रिजल्ट के बाद समझ में आया वो पॉजिटिवली ही था, ऐसे वंडर किया था। फिर सर ने वो वेज होने के बाद मैंने बताया कि सर मैं वेज हूँ, तो सब खिलखिलाकर हंसे। और बाद में फिर भी कहो, ऐसा उन्होंने इंसिस्ट किया कि ठीक है फिर भी कहो। तो मैंने फिर भी ऐसे मैंने कहा कि सर वेज वर्जन बताते हैं हम आपको, उसकी जगह सिर्फ मटन की पीसेस की जगह हम सोया बड़ी यूज़ करते हैं, और ऑल द प्रोसेस आई टोल्ड देम। तो ये ऊपर ऊपर का इंटरव्यू का किस्सा था मेरे। बहुत अच्छा था वो दिन, मेरे के लिए गर्व का था, क्योंकि 6 जून ये छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन डे है, तो अच्छा लगा था।
यस, मैंने अभी अभी कहा कि मॉक इंटरव्यू में जितना डरावना होता है उतना डरावना यूपीएससी वाला रियल इंटरव्यू होता नहीं है। मॉक्स में कभी कभार 2 या 3% होते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू में सिर्फ यूपीएससी के इंटरव्यू में 4% होते हैं। उसके बाद अगर डिफरेंस कहा जाए तो मॉक्स में, ओके, पर्टिकुलरली वाइट पे पेस्ट क्या है, ओके, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। तो मॉक में ये होता है कि आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में आपको आपके पर्सनैलिटी चेक की जाती है, पर्सनैलिटी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मैं कहूँगी मॉक्स देनी चाहिए हमें, क्योंकि हम यूज टू हो जाते हैं प्रोसेस में। किसी ने कहा था कि शेड्यूल रिपीट कर देगा, स्लॉट रिपीट कर दीजिएगा। तो स्लॉट मैं खुद रात में पढ़ती थी, जैसे कि शाम रात में 8-9 बजे बैठती थी, सुबह मतलब 5 बजे तक, 4 बजे तक मैं जगती थी। तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, या फिर 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये 7 घंटे के मैं लगातार बैठती थी। कई बार ऐसे भी होता था मैं बोर हो चुकी हूँ अब, तो मैं इंस्टेंट चेंज भी करती थी मेरे शेड्यूल में, कि जैसे कि मैं सुबह 7 बजे बैठूंगी तो 7 बजे से लेकर डायरेक्टली 12-1 बजे तक मैं लगातार पढ़ाई करूँगी। और एक मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जो आपको भी करनी चाहिए, वो ये है कि मोबाइल हमारे स्टडी टेबल पर नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम जब ब्रेक लेते हैं, ठीक है अब एक चैप्टर हो गया है, चलो मोबाइल देखते हैं, तो ये मोबाइल नहीं लेना चाहिए हमें। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आपने डिलीट शुरू, नहीं, आप 11 से मैं कहूँगी 11 से प्रिपरेशन इतना वायबल नहीं रहेगा। आप 12th हो जाने दो आपकी कंप्लीट, और उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हो। या एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि नाइट के एग्ज़ाम के समय क्या कर सकते हैं, नाइट में अगर पढ़ाई की आदत है, वही अगर जब एग्ज़ाम होती है ना पास में, तो उससे 1 मंथ पहले ही हमें वो ये करना चाहिए, वो शेड्यूल बदलना चाहिए उसी के। यस, उसी के हिसाब से हमें हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए। समझो अगर हमारा एग्ज़ाम 10 से 12 से लेकर पहला 10 से 12 लेकर हमारा पहला पेपर है, तो उस पेपर के वक्त हमें पूरा 1 महीना पहले हमें उसी टाइम हमें पढ़ाई करनी है। 2 से 5 लेकर हमारा पेपर 2 है, तो पूरा 1 महीना पहले, मेरा आंसर दो दो प्लीज़। ओके, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़। वो क्या है ना, कमेंट्स में ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो रिसेंट वाले क्वेश्चन ही सिर्फ नीचे रह रहे हैं। हाँ, तो 1 महीना पहले हमें वो शेड्यूल बदलना है। 1 महीना पहले हम सुबह में बताया ना मैंने कि मैं 8 बजे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भी करती थी सुबह। तो ये एक साथ बैठना है, लगातार पढ़ाई करनी है हमें। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो उससे पहले 1 महीना हमें वो नाइट स्टडी वाला शेड्यूल बदलना है और सुबह करना है उसको शिफ्ट। और हाँ, एक बता रही थी कि मोबाइल हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। लाइब्रेरी में क्या करती थी, मोबाइल जब पढ़ाई करती थी, मोबाइल मेरा नीचे मतलब मेरे रूम में रखकर जाती थी। यस, मैं पॉलिटी के लिए बेस्ट वाइट यूट्यूबर। ओके, तो मैंने यूट्यूब पर पॉलिटी नहीं देखी थी, मैंने पॉलिटी से लक्ष्मीकांत वाला बुक ही पढ़ा था। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कौन सी लाइन से कौन क्वेश्चन आएगा हमें पता नहीं होता, तो वो हमें करना ही है। ठीक है, कोई हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें करना ही है। 11th में आप कौन सी भी फील्ड चूज कर सकते हो। 11th 12th किसी भी स्ट्रीम से पूरी करो। आपकी असली प्रिपरेशन तो आपके 12th के बाद ही शुरू हो जाएगी। मैं कहूँगी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि उस तक हमारी मैच्योरिटी तभी आती है, वो सब्जेक्ट समझने की या फिर जो एनालिटिकल स्किल्स है वो हमारे 12th के बाद ही डेवलप होते हैं। तो मैं कहूँगी कौन सा भी आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद आता है वो सब्जेक्ट चुन लीजिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि पॉलिटी मैम आई फ्रॉम CSC फ्रॉम 6। हाँ, मैं कहूँगी सबको कि आपको CSC जब आप प्रिपेयर करते हो तो दिमाग में ये रखना चाहिए
कि आपको CAPF भी देना है। CSC के 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद आपको एक अटेम्प्ट CSC का होता है या फिर 2 अटेम्प्ट होते हैं तो आपको CAPF देखना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है और यंग एज में हम सिलेक्ट होने के होते हैं, तो सिविल सर्विसेज के लिए भी टाइम मिलता है। ठीक है, पेपर 1 क्वेश्चन, अगर कोई आंसर नहीं आता है हमें पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू का, तो बी ऑनेस्ट टू विथ योर सेल्फ। पेपर 1 में कोई नहीं आता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, 50-50 दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है वो कर सकते हो, नहीं आता है तो आप छोड़ दो। पेपर 2 में आप कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्यों, लेकिन वो आप श्योर करो कि वो वायबल हो, वो क्रेडिबल हो, उतना लिखो। और इंटरव्यू के समय तो आपको अगर नहीं आता, क्योंकि मुझे भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस समय, जिसकी कौन सीनियर होते, मुझे ये भी पूछा था कि जो फायर करते हैं, आपको फायर के ऑर्डर देते हैं, वो सीनियर कौन से अथॉरिटी के होते हैं, मतलब उनके रैंक कौन सी होती है, मुझे पूछा था। तो मैंने कहा था सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इंटरव्यू में तो आपको ऑनेस्ट रहना ही पड़ता है, आपको नहीं आता तो हम्बली, मतलब आपको नहीं आना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपको नहीं आता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा गिल्टी महसूस होता है, या फिर आप वो छुपाने की कोशिश करते हो, मुझे नहीं आता, या फिर फेक करते हो, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आपके मार्क्स ना आने की वजह से नहीं कटते, आपके मार्क्स तब कटते जब आप उसको छुपाना चाहते हो, उनसे एम्पैथी या सिंपैथी लेना चाहते हो कि मुझे नहीं आता, चेहरे के भाव अगर आपके बदल जाते हैं मुझे नहीं आता इसके वजह से, तो आपके मार्क्स कटते। तो नहीं आता तो ऑनेस्टली हमें नहीं आता ये बताना चाहिए इंटरव्यू में। पीयर ग्रुप नेसेसरी, मैं कहूँगी मेरे साथ एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम सिर्फ दोनों थे, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, हम एक दूसरे को चेक कर रहे थे, तो हमें ज़रूरत नहीं लगी पीयर रहने में, क्योंकि उसके फ़ायदे भी है, तोटे नुकसान भी है। तो मैं कहूँगी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं हमारे, जैसे मतलब सोशल, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो नुकसान ज़्यादा है, इंट्रोवर्ट हो तो ज़रूरत ही नहीं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्कशन से कब सब्जेक्ट चेंज होता है पता नहीं चलता, फिर कंपैरिजन वाली चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर वो जो कंसंट्रेशन, क्योंकि वो बातें जो होती है वो पढ़ाई करते वक्त भी ध्यान में आई तो हमारा पढ़ाई का समय भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगी जब पढ़ते हो, जब रिटर्न की तैयारी कर रहे हो या PET कर रहे होते हो तो लोनली करो पढ़ाई, और जब इंटरव्यू कर रहे हो तो ज़रूर मैं कहूँगी आपको पीयर ग्रुप में डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस, इंग्लिश हिंदी जो भी वो कन्वर्सेशन स्किल्स आपको ग्रुप से ही मिलेंगे, वो तब आप कर सकते हो। इंटरव्यू से पहले 4-5 लोगों का टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर डिस्कस कर सकते हो, लेकिन रिटर्न के लिए मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं है। यस, हमारे यहाँ भी डिजिटली साइंस सर्टिफिकेट ही लगता है, सिर्फ वो तहसीलदार या उसके इक्विवेलेंट रैंक की होनी चाहिए, जो यूपीएससी ने उनके नोटिफिकेशन में दिए उनके रैंक की होनी चाहिए, और डिजिटली साइन चलेगा, मैंने खुद भी डिजिटली साइन दिया था। यस, EWS वाला डिजिटली साइन मतलब मैंने दिया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ कंपेटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। ज़रूर आप कर सकते हो, क्योंकि कैसे यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, एवरेज हो लेकिन हार्ड वर्क की आप तैयारी है, आप डिसिप्लिन हो, आप कर पा रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे बढ़ रहा है कौन आपसे कम है, आप आपकी कंपटीशन सिर्फ आपसे है ना, एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है किसके 4 चैप्टर हो गए आपके 2 चैप्टर हो गए, आपको सिर्फ एक 150 मार्क्स लेकर आना है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको 100+ लेकर आने हैं, तो इसके लिए ज़रूरत ही क्या आपको एक्सीलेंट होने की, यूपीएससी भी कहाँ मांगती है कि 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स लानी है पेपर 1 में। आप देखोगे अगर कट ऑफ इस साल का कट ऑफ 117 गया है, तो ये 250 से कितने कम है, ये तो एवरेज ही मार्क्स है ना, मतलब ये यूपीएससी बता रही है कि उनको हार्ड वर्किंग स्मार्ट लोग चाहिए, आपको PYQ का एनालिसिस करना आना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आपकी पढ़ाई रिवीजन होनी चाहिए, तो एवरेज लोग भी क्रैक कर सकते हैं।
मैंने तय तो 10वीं में ही किया था कि मैं यूपीएससी देने जा रही हूँ। और मैंने तय एक्चुअली ये भी तय किया था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन सिचुएशन होते नहीं, वैसे कोरोना आया बीच में तो कहीं ना कहीं अप डाउन्स होते हैं। ठीक है, अभी मेरा एज 23 है। यस, आंसर राइटिंग में आपको पहले तो स्किल ये होता है कि शुरुआत में जब आप इंट्रोडक्शन, उससे पहले आप कोट यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्रेज यूज़ कर सकते हो जिसके वजह से, और वो कोट वो फ्रेज आपके सब्जेक्ट जो पूछा है उस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, वरना टॉपिक अलग है और लिखने के लिए कुछ भी लिखे जा रहे हो वैसा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव करने के लिए आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही कंटेंट लिखो। एग्जामिनर को दी गए कि आप पूछा एक जा रहा है और लिख अलग रहे हो तो वहाँ डिप्रेशन बहुत, आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत बुरा लगता है। जो पूछा है वही लिखो, फैक्ट्स का इस्तेमाल करो और अच्छे अच्छे फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छे मार्क्स, मतलब आपका राइटिंग अच्छा दिखता है उसमें। आंसर राइटिंग के लिए सोच यही रहती है कि एक अप्रोच होता है, पहले डिमांड फुलफिल करना, ये सबसे बड़ा हमारा एम होना चाहिए, ऐसे में हो या आर्गूमेंट में हो या रिपोर्ट में हो। तो डिमांड फुलफिल करना ये सोच होनी चाहिए। उसके बाद आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा मतलब जो भी फॉर्मेट होता है लिखने का वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। हाँ, आंसर राइटिंग मतलब आप बिगिनर हो तो आंसर राइटिंग वाली बुक जो भी है सृष्टि मैम की, तो आप देख सकते हो, नॉलेज आ रहा है आपको, कुछ आइडिया मिल रहे हैं तो देख सकते हो, लेकिन डोंट ट्राई टू कॉपी हर, डोंट ट्राई टू कॉपी इवन टॉपर्स। मतलब आप अलग पर्सनैलिटी हो, पता नहीं है आपको कि आपके दिमाग में कुछ अलग आइडिया आ जाए, वो आइडिया मतलब आप चार्ट बना सकते हो या फिर टी डायग्राम उस समय बना सकते हो, कॉपी नहीं करना है ना। आइडिया मतलब नॉलेज ले सकते हो, उन्होंने शुरुआत कैसे की है, एंड कैसे की है, ये देख सकते हो, लेकिन आप खुद को, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे को देखो, ऐसे में ऐसी बात होती है कि वो बहुत ओपन एंडेड होता है, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते ना, वो क्वेश्चन नहीं होता, वो एक टॉपिक होता है। तो हमें पहले तो एक रफ वर्क करना चाहिए पेपर में 2 मिनट में कि क्या डिमांड है, वो टिक करो। फिर उसके साथ, उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्री डायग्राम की फॉर्म बना सकते हो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कोई रिसेंट न्यूज़ डाल सकते हो, कोई फैक्ट डाल सकते हो, कोई रिपोर्ट डाल सकते हो। बॉडी में आप, उसके एक अप्रोच होता है, जैसे कि अगर समझो सीधा उन्होंने इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये एक प्रीवियस ईयर का ऐसे था, तो उसको आप पहले इंट्रोडक्शन में आपको डिफाइन करना होगा कि इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, वो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई के मुताबिक क्या होता है वो करना होगा। तो फिर इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है, कॉजेस कुछ 3-4 कॉजेस बता सकते हो। फिर उसके इफेक्ट्स क्या है, वो 3-4 इफेक्ट्स बता दीजिए। उसके मतलब इफेक्ट्स होने के बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, ये एक अप्रोच होता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स बता दीजिए। और फिर अपने आप की तरफ से कुछ सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस बता दीजिए। और फिर आप कंक्लूजन में, मतलब बॉडी में ये 4 पार्ट्स तो आना ही चाहिए, कॉज, इफेक्ट, जो कॉज है वो क्यों हुआ है, इसके परिणाम क्या हुए, इफेक्ट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, या फिर एट द इंटरनेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट योर पर्सनल लेवल कौन कौन से स्टेप्स है, और सॉल्यूशंस आपकी तरफ से कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसको और बेटर बनाने के लिए। और बाद में जब कंक्लूजन आता है तो हमेशा कंक्लूजन हमें पॉजिटिव ही देना है। एक हम कहते हैं ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाला दिखना चाहिए, उसमें पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो वो कंक्लूजन हम पॉजिटिव दे सकते हैं, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन, हालांकि हम एंड ऐसा कर सकते हैं ना, का नहीं ना, हम एंड ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, दो इन्फ्लेशन इज राइजिंग एट दिस सिचुएशन, much many factors are responsible for it, but when we look at the India's position at the international level, India is capable enough to deal with it, and with uh, as time passes, India will emerge as a stable economy, as a growing economy, as it is proving itself as a fifth growing economy, as a मतलब
पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी ऐसे के लिए। यस, तो क्या कर सकते हैं आप, मैं अगर कोई मतलब मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, लैपटॉप लेकर जाती थी मेरे स्टडी टेबल पर, और लैपटॉप में मैंने व्हाट्सएप लॉगिन नहीं किया था, इंस्टा लॉगिन नहीं किया था। तो व्हाट्सएप लैपटॉप पर मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो जब देखने थे वो यूज़ करने के लिए लैपटॉप लेकर जाती थी। आप अगर लैपटॉप लेकर जा रहे हो या फिर टैब, उसमें कोई भी सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म मत उसमें रखिए। और अगर लैपटॉप जिसके पास नहीं है, जिसके पास सिर्फ मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके मन में डाउट आ रहा है तो वो नोटबुक में लिखो उस समय, वो स्किप कर दो और फिर आगे पढ़ो, और रात में एक घंटा भर समय दे दो कि जो भी दिन भर मुझे डाउट्स थे, जो चीज़ें देखनी थी, वो चीज़ें तब देखकर पूरी करिए, और तब देखने के बाद वो ऐड करिए। लेकिन स्टडी टेबल पर मोबाइल नहीं लेना है, लेकर जाना है, नहीं लेकर जाना है हमें। आपने पहले पेपर में क्या गलती की थी? जी, मैंने पहले जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं पहली गलती तो ये थी कि मुझे कुछ मेरे जो भी पढ़ाई से जो क्वेश्चंस आए थे वो देखकर मैं खुश हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये डुएबल है, तो मैं अलग ही स्ट्रेटजी यूज़ की। तो मैं कहूँगी कि ये जो गलती जो हम मॉक्स में स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वही स्ट्रेटजी हमें एक्चुअल पेपर में करनी है। मॉक्स में जो हमें क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से, क्योंकि मॉक्स किस लिए होते हैं, हमें हमारे मॉक्स जो होते हैं वो फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं। तो मॉक्स में जो हमने हमारे सॉल्व करने का तरीका रखा था, वही तरीका हमें एक्चुअल एग्जाम में करना है। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि मैंने मैथ्स को पूरी तरह से इग्नोर किया था, पूरी तरह से, मतलब मुझे पसंद नहीं है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट तो होता ही है हर किसी का जो पसंद नहीं होता या फिर डिफिकल्ट जाता है, तो मैंने पूरी तरह से उसको इग्नोर किया था। तो पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है, कुछ ना कुछ पढ़ के जाओ उसमें से। अब मैथ्स के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं इतनी कैपेबल मुझे होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 5, 6 या फिर 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकूँ। तो पूरा कोई भी सब्जेक्ट पूरा छोड़ देना एक ब्लंडर है, उसका बेसिक तो हमें आना ही चाहिए। दो मुझे लगता है मैंने गलतियाँ की थी। मैम यूपीएससी के न्यू स्टूडेंट्स को कैसे शुरू करना है? आप कोई भी पहले बुक सिलेबस देखिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप सिलेबस देखिए, उसके पीवाईक्यूज देखिए, आपने एक खुद की बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखिए, और उसके साथ जो कॉमन बुक्स वो बताते हैं वो कॉमन बुक्स की लिस्ट करिए, और आप खुद अपनी बुक लिस्ट प्रिपेयर करिए। तो सिलेबस, पीवाईक्यू और बुक लिस्ट, ये एक बार तय होने के बाद पहले 3 मंथ्स आपको फाउंडेशन करना है आपका। एनसीईआरटीज जो भी एनसीईआरटीज पढ़नी है, साथ साथ पीवाईक्यूज भी पढ़ने हैं। पीवाईक्यूज का पीछा हमें छोड़ना ही नहीं है। पहले दिन से लेकर सिलेक्शन के दिन तक पीवाईक्यू ही है जो आपको पार लेकर जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, और हम बीच बीच में आप टॉपर्स के टॉक देख सकते हो, स्ट्रेटेजीज देख सकते हो, ताकि आप चेक कर सको कि आप मतलब उचित राह पर है या नहीं। हाँ, गवर्नमेंट वेबसाइट तो पीआईबी मैं कहूँगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट पीआईबी एक बेस्ट होता है। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं हमारे जयशंकर जी, उनके कुछ वो हमेशा यही कहीं ना कहीं मीटिंग्स ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, तो वो कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो भी सनसेट टीवी है, वो हम सनसेट टीवी पर अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड प्रोग्राम आता है तो हमें वो देखना चाहिए। लेकिन अगर डेली के लिए कहूँ, रेगुलर के लिए कहा जाए, तो पीआईबी इज़ द बेस्ट सोर्स। अभी तो मेरा टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम पर मैं हूँ, आप सर्च करके ये कर सकते हो। मेरा एसी प्रणाली पाटिल नाम से मेरा टेलीग्राम ये है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाय हेलो से मतलब ये मत करिए, डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन हो वो पूछिए। हाय हेलो के लिए मतलब फिर हाय मैं करूँगी फिर वो हेलो, वो नहीं चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन है जो पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ। पेन V7 ठीक है, कौन सा भी पेन आप मतलब जो आपको अच्छा है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो 5 रुपये का पेन से पे मैंने पेपर लिया था, लिखा था। बात कर सकते हो सीरीट की तैयारी, हाँ सर आप सीजीएल के बाद भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगी कि सीएपीएफ की मतलब उसके बाद करने के बाद क्या होता है ना, एक जॉब लगने के बाद हमारे इसमें सेटिस्फेक्शन आ जाता है, पता नहीं हम कर सकते। सीजीएल से बेटर क्लास 1 सीएपीएफ में मिलता है ना,
तो सी ए पी की तैयारी करते करते सीजीएल कर सकते हो आप, दोनों भी साथ साथ कर सकते हो। कोचिंग लगाना ज़रूरी है नहीं? कोचिंग मतलब अगर आपके बैकग्राउंड में आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपके मदर फादर या फिर आपके रिलेटिव कोई नहीं है, तो आप कोचिंग लगाओ, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन आपके बहुत सारे, आपकी मेहनत बच जाती है उसमें से। लेकिन आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो कोई सीनियर हो, किसने क्लियर किया हो या कोई इंटरव्यू तक पहुँचा हो और वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, तो कोचिंग की क्या ज़रूरत है? आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। भले वो डायरेक्शन कोच कैसा होता है ना, वो डायरेक्शन कई बार कोचिंग लगाने के बाद भी नहीं मिलती, और कई बार डायरेक्शन कोचिंग न लगाने से भी, न लगाने के बाद भी मिलती है। न लगाने मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लगाओ डायरेक्शन मिलेगी अच्छी बात है, ना लगाओ डायरेक्शन मिलेगी अच्छी बात है। आपके पास कोई एक पर्सन चाहिए जो आपको हमेशा के लिए गाइड करता रहेगा। हाउ टू रिवाइज जीके, एक बार मतलब साइकिल्स 4-5 साइकिल्स तय करो, वीकली, मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली, जो आपकी पेस है उस पेस से। लेकिन मैं कहूँगी 10 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए आपको। कोई हाँ, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है हमारे, तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अगर समझो साइंस जैसा सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है और समझ में नहीं आ रहा, तो भैया हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, एनिमेशन वाली वीडियोस देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, हर तरह से हमें किसी से पूछेंगे कि क्या है उसमें से। तो इंटरेस्ट क्रिएट करो ना उस सब्जेक्ट में और वो पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत गिने चुने क्वेश्चन, जैसे कि इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट, हमें ज़्यादा इन्वायरमेंट पूछा नहीं जाता, तो ठीक है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहता। लेकिन अगर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और फिर भी आपको पसंद नहीं या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ऑप्शन नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। यूट्यूब के वीडियोस देखो, खुद से आइडियाज़ लगा के देखो, बार बार पढ़ो, समझ में तो आएगा ही। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया है, वन लाइनर करंट अफेयर्स, OneClass.in करके है, उनके आप पढ़ सकते हो। 32 पेजेस का मैगजीन आता है, वो बार बार कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको याद कर सकोगे। और इम्पोर्टेंट आपको PYQ से समझ में आएगा कि उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। तो PYQ इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर, मैं कहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड ऑफ UPSC। इकोनॉमी के लिए आप देख सकते हो यूट्यूब पर बहुत चैनल्स अवेलेबल है, बहुत सारे मेंटर्स है, मतलब अलग अलग टीचर से वो आपको सिखाते हैं। तो कौन से टीचर से आप जल्दी समझ सकते हो, जल्दी समझता है, उनसे आप सीख लो। उसकी अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो 12th की इकोनॉमी जो है वो पढ़ सकते हो, 11th की इकोनॉमी, बेसिक बुक्स की तरफ जाओ। यस, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए CAPF के लिए अपेयर होने के लिए। मेरी डिग्री थी BA इन ज्योग्राफी। सिलेबस खत्म आपकी पेस पर है। अगर हर रोज आप 10 आवर्स दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, तो 6 महीने भी कंप्लीट हो सकता है। आप डेली कितना ये देते हो, समय देते हो? 8 घंटे अगर डेली दे रहे हो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो 6 से 8 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। लेकिन आपको अलग से रिवीजन भी करनी पड़ती है। रिवीजन के बाद आपको मॉक्स देने पड़ते हैं, और हर सब्जेक्ट के ऊपर मतलब पेपर 1 के मॉक्स आपको फुल, उसमें भी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट के टाइप होते हैं। सेक्शनल हर टॉप सब्जेक्ट के 5-5, और फुल लेंथ जब सेक्शनल हो जाते हैं तो फुल लेंथ आपको हर सब, मतलब पेपर 1 के फुल लेंथ आपको 10, 15, 20, मतलब एक ये है ना कि पेपर 1 के लिए आपके कम से कम 10,000 क्वेश्चंस सॉल्व होने ही चाहिए, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो किसी टेस्ट से हो, लेकिन 10,000 MCQs आपके सॉल्व होने ही चाहिए पेपर 1 के लिए। इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था। नो, आई वॉज वीक इन फैक्चुअल थिंग्स, सो मैंने मगअप नहीं किया था।
मैं इमेजिनेशन करती थी, मैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करती थी। जैसे कि हमारी एक इनिशियल्स वाली टेक्निक होती है ना, अगर जैसे कि अगर समझो पॉलिटी के 12 जो पार्ट शेड्यूल्स होते हैं ना, 12 शेड्यूल्स, तो उसमें मैंने ये किया था, हम इनिशियल्स बोलते हैं ना, तो द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे मैंने वो इनिशियल्स ध्यान में रखती थी। कई बार अगर कोई डाटा या रिपोर्ट का ये है, साइंस में कोई फैक्ट है, तो मैं उसे कहीं ना कहीं रिलेट करती थी और उस तरह से मैं याद रखती थी। मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ है, बीए ज्योग्राफी से। तो उनसे कहो, इफ समवन सेज तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे कहो हमसे नहीं तो किससे हो पाएगा, हमसे तो हो पाएगा ना। तो एक कहावत, एक्चुअली हम कहते हैं ना ये आइडियोलॉजिस्ट होता है, ये काइंड ऑफ ट्रेंडिंग होता है, नहीं ट्रेंडिंग नहीं होता। हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अगर हम उसको ऑनेस्टली लेते हैं ना, तो वो सही हो जाता है। एस्पिरेंट की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन एस्पिरेंट भी इतने कमज़ोर दिल की भी नहीं होते। अगर हमें पता है, हम खुद हमारे दिमाग से यहाँ आए हैं, हमने खुद ये रास्ता तय किया है, तो चलना भी हमें ही है। ठीक है, चलना भी हमें ही है। लोग आपको समझो एक रेस कोर्स है, उस रेस कोर्स पर आपको घर वाले या फिर लोग आपको यहाँ ड्रॉप करके जाएंगे। पूरी रेस आपको दौड़ना है, पूरी रेस के लिए स्टैमिना आपको रखना है, पूरी रेस के लिए मेहनत आपको करनी है। बाद में जब रेस कंप्लीट होगी, आप जीत जाओगे, तब आपका जय जयकार करने के लिए तब लोग होंगे। लेकिन रेस कोर्स में आप अकेले होगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं। वो तो आपको मोटिवेट करने वाले भी बैठेंगे बालकनी में, कुछ डिमोटिवेट करने वाले भी बैठेंगे, तो उनके सामने झुकना नहीं है ना। मतलब वो बोलेंगे, उनको टाइम ही बताएगा। और क्या है ना, बड़े चीज़ों के लिए देर लगती है, मेहनत लगती है। अगर आपकी मेहनत है तो रुको, मेहनत नहीं है तो राम राम करो और दूसरी फील्ड। मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन मैं कहूँगी खुद के मन के लिए मायूस नहीं करना है हमको। मन हमारा मतलब जो दिल होता है ना, कमज़ोर होता है, उसको कमज़ोर नहीं करना है। उसको और बताओ कि ये तो कुछ नहीं है, हमें आगे चैलेंजेस, वो आगे के चैलेंजेस को फेस करना है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं ना, तब कौन नहीं पूछता आपकी एज क्या है। आप भले ही 27 में हो, 23 में हो जाओ, या 25 में, 27 में, 30 में भी हो जाओगे क्लियर, तब भी आपको ये नहीं कोई पूछेगा कि आपकी एज कितनी है। तब आपका सिर्फ सक्सेस दिखेगा लोगों को। तो एक सक्सेस के पीछे सारे फेलियर्स छुप जाते हैं। ठीक है, उनको बोलने दो, नहीं हो पाएगा, बोलते रहो कि हो, आप बोलते रहो, मैं करता रहूँगा। कोचिंग ली थी, सारी कोचिंग बेस्ट है। मतलब आप आपके हिसाब से देखो, आपके प्लेस के पास कौन सी कोचिंग है, कौन सा आपको किसका तरीका अच्छा लगता है। किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड सिखाने वाले अच्छे लगते हैं, किसी को ज़्यादा इंग्लिश में बोलने वाले अच्छे लगते हैं, किसी को मतलब आपके स्टाइल पर है, आपको जिनका अच्छा लगता है उनका आप ज्वाइन कर सकते हो। आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कॉलेज टाइम में मतलब मेरा मास्टर्स चल रहा था, तभी मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो मेरा 4 बजे तक कॉलेज था, तो मैं डेली कॉलेज को नहीं जाती थी। मैं टीचर्स को मैंने बता कर रखा था कि सर मैं जब इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल है या फिर कोई टेस्ट है, तब मैं आऊँगी, डेली नहीं आ सकती। तो वीकली में 2-3 बार कॉलेज को जाती थी, 2-3 बार मैं घर में रहती थी या फिर स्टडी रूम में। जिस दिन मैं कॉलेज में जाती थी ना, 4 बजे तक मैं आती थी, तो 1 घंटा भर यहाँ वहाँ करके मैं 6 बजे पढ़ाई को बैठती थी। वहाँ से लगातार मैं 6 घंटे पढ़ती थी। मैंने ये तय किया था, जब मैं कॉलेज नहीं जाती तब मेरा 8 से 10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। जब कॉलेज को जाती हूँ तब ठीक है, 4 घंटे या 6 घंटे तो होने ही चाहिए। ये मैं मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ कॉलेज किया तो मेरा पूरा दिन वेस्ट गया। हर दिन मैं मेरे सिलेबस के टच में रहती ही थी, कॉलेज हो या ना हो। सिलेबस का टच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सिलेबस यानी हमारी बुक्स जो है, हमारी पढ़ाई है। 4 घंटे जिस दिन कॉलेज होता है उस दिन 4 घंटे ही करो, लेकिन करो। और फिर वो हम सैटरडे संडे को कंपनसेट कर सकते हैं। मंथली शेड्यूल कैसे बनाते हैं और
उसे फॉलो कैसे, तो मंथली देखो, पहले हमारे पास कितने मंथ है। अब नेक्स्ट ईयर आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, तो हमारे पास 10 मंथ्स है, 10 महीने हैं। 10 महीने में आप अगर आप बिगिनर हो तो पहले 4 महीने आपको एनसीईआरटीज बेसिक कंप्लीट करने में जाएगा। पीवाईक्यूज विद जीएस एनसीईआरटी जो है पहले 4 महीने जाएंगे, 6 महीने रहेंगे। तो 6 महीने के बाद फिर पहली साइकिल 4 महीने की होनी चाहिए, दूसरी साइकिल 3 महीने की, तीसरी साइकिल 2 महीने की और चौथी साइकिल 1 महीने की। फिर पांचवी और छठी साइकिल जो होती है, फिफ्थ और सिक्स, वो 15-15 दिन की। इतनी आपकी साइकिल शॉर्ट शॉर्ट होनी चाहिए कि लास्ट में एग्जाम के पहले 15 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट होनी चाहिए रिवाइज करके। और ये होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की, तो आप वो कर पाते हो। तो कैसे करते हैं रिवीजन शेड्यूल? एक मंथली शेड्यूल मेरा ऐसा था कि एक मंथ में मैं अगर समझो 3, मतलब पहले तो आपको एक मंथ में शायद 2 ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक मंथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी हो जाएगा 15-15 दिन में, या फिर एक दिन में आप एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे कि ज्योग्राफी पहले खत्म करने के बाद पॉलिटी लेंगे, या फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी साथ साथ में लेकर 1 महीना तक चलने देंगे। कैसा आप सिलसिला, कैसा आप कैसे पर्सनैलिटी हो। तो अगर किसी को मोनोटोनस लगता है कि सब्जेक्ट 15 दिन पढ़ना, तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट 1 महीने में लगेंगे। ऐसा कर सकते हो पहले मंथ में। फिर अगला मंथ आप 2 सब्जेक्ट, अगले मंथ में 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके अगले मंथ में 3, उसके अगले मंथ में 2 सब्जेक्ट। ऐसा करके 6 सब्जेक्ट आपके 6 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने में हो जाएंगे, सॉरी। तो 3 महीने में 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप हर महीने में अगर 5-5 दिन हर सब्जेक्ट, मतलब ये हमें डे वाइज हमें टाइम कितना लगता है उस पर आप आगे डिपेंड करेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, एक रफ बुक लेनी है, उस रफ बुक में आपका हर सब्जेक्ट लिखो, अवेलेबल टाइम लिखो, आपको कितना टाइम लगता है पेजेस पढ़ने के लिए। अगर 50 पेज, मेरा एक था कि 1 घंटे में 10 पेजेस होते थे। अगर एक चैप्टर 50 पेजेस का है तो मुझे 5 घंटे लगते थे। तो आपको सोचना है, ठीक है, ये आप बना सकते हो रफ बुक में। सीएबी प्रिपरेशन के लिए अगर बिगिनर हो तो 8 से 10 मंथ में आपका हो जाएगा। मैंने पुणे में रहकर प्रिपेयर किया था। नहीं, कॉलेज का नाम कोई मैटर नहीं करता। आपने कुछ कॉलेज में सीखा है या नहीं, ये मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। हाँ, तो सीएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो सीएससी की करते रहो, वेल एंड डन। जब सीएपीएफ नज़दीक आता है, में आपकी सीएससी हो जाती है, 3 महीने बचते हैं अब सीएपीएफ के लिए। तो उस 3 महीने में आप, अब क्योंकि आपका मेंस का प्रैक्टिस हो गया होता है, रिटन प्रैक्टिस, आपका जीएस हो गया होता है, तो 3 महीने में आप सिर्फ जो सब्जेक्ट अलग है सीएपीएफ के लिए, जैसे कि साइंस, वो साइंस पढ़ लीजिए। पेपर 2 के लिए जो पैटर्न होता है वो पेपर 2 की प्रैक्टिस कर लीजिए अकॉर्डिंग टू सीएपीएफ स्ट्रक्चर, सीएपीएफ फॉर्मेट। तो वो 3 महीने में आप ज़रूर कर सकते हैं, लोग करते हैं। ऐसा तब फील होता है जब आपका एक दो अटेम्प्ट होने के बाद आपको, या फिर मेंटली वीक हो आप, तो फील हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लिया है। लेकिन नहीं, मेरा एक ड्रीम था कि क्लास 1 ऑफिसर ही बनना है। मेरे ड्रीम पर मैं अड़ी थी। मुझे लग रहा था कि होना है तो क्लास 1 ही होना है, भले ही किसी भी फील्ड में हो। इसलिए मैंने सीडीएस भी दिया था ताकि मैं लेफ्टिनेंट बन सकूं, लेकिन क्लास 1 बनना था। तो मुझे मतलब लोग कह भी रहे थे कि पीएसआई क्यों नहीं बनते, या फिर छोटी पोस्ट क्यों नहीं लेते, ग्रुप बी ग्रुप सी। लेकिन मैंने तय किया था कि बनना है तो मैं क्लास 1 ही बनूंगी, या तो फिर कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगी, या फिर इसी फील्ड में टॉप की बनूंगी, या नहीं तो अगली दूसरी फील्ड में टॉप की बनूंगी। लेकिन इसी फील्ड में, कम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में मैं ग्रुप सी पर नहीं जाऊंगी। आपका ये डेडिकेशन मैटर करता है। आपको तय करना है कि मुझे किस हद तक प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि हमारे टफ स्मॉल एग्जाम। हाँ, तो बैकअप के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लान बी जो है वो सीएससी के लिए, समझो आप सब सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले 2 अटेम्प्ट सीरियस देना चाहिए सीएससी के। उसके बाद सीएपीएफ के लिए 25 एज तक फुल प्रिपेयर करो। सीएपीएफ के लिए हर जो अटेम्प्ट आता है वो सीरियसली दे दो, आपके 100% जी जान लगाओ। और फिर भी आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूँगी एट द एज ऑफ 24-25 यू शुड बी थिंकिंग अबाउट योर प्लान बी। तो मैंने प्लान बी पहले से ही तय कर रखा था कि
या बीए करके रखा है, एमए करके रखा है, तो नेट दूंगी। और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ सीएपीएफ का, तब मैंने तय किया कि अब मैं नेट दूंगी, आने वाली नेट सेट। तो मैंने यूजीसी नेट के बारे में कह रही हूँ, यूजीसी नेट भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि मेरी इंटरव्यू को थी 2023 के सीएपीएफ के इंटरव्यू के लिए थी, वो इंटरव्यू जून में था और नेट दिसंबर में थी, मेरा उस वक्त पीईटी चल रहा था, फिर भी मैंने नेट दी, क्योंकि जब तक पीडीएफ में नाम नहीं आता तब तक कोई अश्योरिटी नहीं होती कि आप हो ही जाओगे। तो अगर इस साल नहीं होता तो अभी मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसरशिप कर रही होती। तो मैं कहूँगी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के मुताबिक अगर आपकी अच्छी खासी है, सपोर्ट है घर वालों का, तो 24 तक आप डेडिकेटली पढ़ाई कर सकते हो, 24-25 तक। लेकिन वो सही नहीं है अगर आपकी हालात इतने अच्छी नहीं है इकोनॉमिकल कंडीशन, तो मैं कहूँगी दो अटेम्प्ट के बाद आपको सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में, ठीक है। यस, मैंने मेरा सीएससी का पहला अटेम्प्ट 2022 में था, और 2021 में मैंने ऐसे ही सीएपीएफ के बारे में सुना था, क्योंकि मैं एनसीसी कर रही थी, तो सुना था कि ऐसे ऐसे फॉर्म छूट गए और अप्रैल मतलब सीएपीएफ करके एग्जाम होती है। तो 2021 में मैंने सीएससी मतलब एलिजिबल तो नहीं थे, लेकिन देकर आई पेपर, कैसा होता है माहौल करने के लिए, हम देते हैं ना वाला ट्राई करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, तो वैसा 2021 वाला दिया था। तो मुझे लगा था कि ये डुएबल है मुझसे, अगर सीएससी नहीं होता है मुझसे तो मैं सीएपीएफ पर शिफ्ट हो जाऊंगी। हालांकि मेरी सिचुएशन नहीं थी कि इतनी जल्दी में शिफ्ट मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन एज पर माई इकोनॉमिक कंडीशन मैंने डिसाइड किया कि सीएपीएफ पहले ले लेते हैं हाथ में, फिर सीएससी के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैंने 22 का जो मेरा पहला अटेम्प्ट था मई 2022 में, तो उससे पहले नवंबर में मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे ऑप्शनल नहीं होता है प्रिपेयर दिसंबर तक, तो मैं जनवरी से मैं डेडिकेटली सीएपीएफ के लिए कर दूंगी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑप्शनल नहीं हुआ प्रिपेयर अच्छे से दिसंबर तक, तो मेंस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि प्रीलिम्स में कर पाऊंगी, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं अटक जाऊंगी। मैंने खुद का एनालाइज किया, एक्सेप्ट किया, मतलब हमें कई बार ईगो प्रॉब्लम होता है ना कि नहीं हुआ ऐसा, मतलब मैं कर सकती हूँ, हमें खुद को पहचानना हमें ज़रूरी होता है। तो ये मैंने पहचान लिया और मैंने जनवरी 2022 से ही मैंने तैयारी शुरू की सीएपीएफ की। मोटिवेशन कैसे रखा, जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे कहीं ना कहीं मतलब एक आग होती है ना दिल में, जो मतलब हम गांव के हैं तो गांव वाला तो सबको पता है कैसा एटमॉस्फेयर होता है, लोगों को आपसे ज़्यादा लोगों को चिंता होती है आपके सक्सेस के बारे में। तो इसको डील करना इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मतलब एक समय में मेरा भी था जब मैं भी डिमोटिवेट हो रही थी, ये लोगों को मतलब सोच रही थी फ्यूचर के बारे में, मतलब यंग थी मैं बहुत, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि कहीं ना हमारा एज ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं होती है, आप एक बार जब अचीव करते हो कुछ, तो ये मैटर नहीं करता लोग क्या कहते हैं। तो उस दिन के लिए आप पढ़ाई करो, मतलब हॉबी परस्यू कर सकते हो। मेरी हॉबी थी कि मैं पोएम्स बनाती हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे नाम से, तो मैं पोएम्स भी बनाती हूँ, उस पर पोस्ट करती रहती थी कुछ ना कुछ। मतलब अगर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है या फिर टेंशन आती है, तो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस आता था, तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं शब्द के रूप में बाहर आते थे और मेरी मुझसे एक पोएम बनती थी और वो पोएम मैं पोस्ट करती थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग को मतलब दिल को एक सुकून मिलता था कि ठीक है कर सकती हूँ, खुद की मोटिवेटर मैं खुद बनती थी, किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। और जब लगता है ना कि कब हो जाएगा, टेंशन आता है, तो पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई आपका आधा स्ट्रेस दूर करेगी। आपको जब पता होता है ना हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कम नहीं पढ़ रहे, तो आप आगे जाते हो, आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। लोगों का कहना मैटर नहीं करता। हमें स्ट्रेस कब आता है पता है, हम जब खुद भी नहीं कर रहे पा रहे होते, हमसे खुद से एफर्ट्स नहीं लग रहे होते, और फिर भी लोग कहते उससे ऊपर लोग भी कह रहे होते कब करोगे। नेगेटिव, डबल नेगेटिव साइड हो गई ना, हम खुद से भी नहीं कर पा रहे हैं और लोग भी आकर बोल रहे कर पाओगे या नहीं। तो अगर हम खुद से कर रहे हैं, हमें पता है मैं मेरा 100% दे रही हूँ, तो लोगों से बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। हाँ, मैंने पुणे में रहकर पढ़ाई की। मेरा घर कोल्हापुर मतलब एक शहर में आई थी पुणे के, तो घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होता है तो हमें बाहर निकलना ही होता है। स्टडी रूम लगा सकते हो आप, मैं स्टडी रूम मैंने लगाई थी। सेल्फ बिलीवेंस, येस, सेल्फ ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी जर्नी। लिटिल बिट पर्सन आर यू
मैंने CISF मुझे अलॉट हुई है और मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे लिए सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी भी, मतलब CISF हो या कोई भी। मुझे तो सिर्फ लीडर बनना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है देश के लिए, तो कौन सी भी सर्विस में मैं जाकर कर सकती हूँ। IAS IPS तो रहेगा, क्योंकि देखो ये गलत नहीं है कि IAS IPS सिलेक्ट करना, लेकिन अपनी ड्यूटी अगर मुझसे मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्यूटी फुलफिल करके ही मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ, करना चाहूँगी तो मैं पहले मेरी ड्यूटी फुलफिल करूँगी, फिर आगे का सोचूंगी। नोट्स मेकिंग कैसे रेडी किया आपने? ऑनेस्टली सेइंग, मैंने नोट्स अलग से नोटबुक में पेपर 1 के लिए नहीं बनाए थे। मैं नोट्स, जो बुक था मेरा, उस बुक में अगर पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, वो पैराग्राफ के बाहर में लिख कर लेती थी। और एग्ज़ाम के समय, कल पेपर है तो उससे पहले दिन मैं सिर्फ वो कीवर्ड्स पर नज़र फेरती थी, ताकि होल आइडिया आ सके। और पेपर 2 के लिए तो मैंने बोला ही था, मैंने पहले वो कवर किया है कि सेक्शन, एक नोटबुक बनाई थी, उसमें सेक्शन किए थे वुमेन के लिए, एजुकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिले वो उस सेक्शन में मैं रखती थी। ओके, हो गए सब क्वेश्चंस? ठीक है, आई थिंक सब लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। मैम आई थिंक यूपीएससी को पास करने में यूपीएससी ये क्या होता है? यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी ये है सर। एग्जाम पास करने का तरह से और इम्प्रेशन में समझ नहीं पाया। ठीक है, पीस है, रिवीजन है, मैं कहूँगी हार्डवर्क है। ग्रेजुएशन मेरा 2021 में हुआ है, और 2022 में मैंने CSC मेंस नहीं दिया। मैंने CSC मेंस कभी नहीं, मैं प्री डिस्क्वालीफाइड थी 2022 में, तो मैंने वही समझ लिया कि मुझे पहले CA पर फोकस करना चाहिए। यस, ऑल द बेस्ट। होप कि आपको कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ हेल्प मिली होंगी, और ऐसे ही पढ़ते रहना। बस हम योद्धा है, योद्धे के जैसे रहना है। फाइट और फ्लाइट, यही ऑप्शन है हमारे पास। सेल्फ स्टडी हिंदी मीडियम। मैंने दोनों कोचिंग भी लिया था और सेल्फ स्टडी भी किया था। ओके, चलो फिर यही हम स्टॉप करते। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लड़ते रहिए, जीतते रहिए। कितने टाइम से? मैं 2021 से सीरियसली पढ़ाई कर रही थी, कोरोना की सेकेंड वेव के बाद। चलो बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।